गुड इवनिंग स्टूडेंट, शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जीके का 8वां भाग है, जिसमें हमने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का ही संग्रह लिया है। इसमें 100 से भी अधिक प्रश्न हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से हेल्पफुल साबित होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या है? जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। बताइए स्टूडेंट, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? याद रखिए, पौंडीचेरी जो है आकार में सबसे बड़ा है, जो कि संघ शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? याद रखिए, भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? याद रखिए, अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था? याद रखिए, सिंगापुर से दिया था दिल्ली चलो का नारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नोट करिए सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनका एक और ये भी स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से दिया था? याद रखिए, ये भी सिंगापुर से ही दिया गया नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से ही दिया था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए। चलिए अगले देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट है, चलिए नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। याद रखिए, 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। कौन थे स्टूडेंट? महावीर स्वामी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। और पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो ऋषभ देव जी थे। कौन थे स्टूडेंट? ऋषभ देव जी पहले जैन तीर्थंकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? याद रखिए, ऋषभ देव जी तो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे स्टूडेंट? ऋषभ देव जी। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से या किससे प्राप्त होता है? याद रखिए, उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगले देखते हैं। किस मद के आयात का मान सबसे अधिक होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। वनस्पति तेल जो होता है सबसे ज़्यादा इसका मान होता है। किसका होता है? वनस्पति तेल के मद का मान सबसे अधिक होता है। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, मथुरा कला जो है कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंचा था। किस पर? कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंचा था। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001 से 11 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिए, नागालैंड जो है सबसे ज़्यादा ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य था। कौन था? नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी?
तो याद रखिए 0.61 वो भी माइनस में। ओके, नोट करिए सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए, देशबंधु किसे कहा जाता था? देशबंधु किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। देशबंधु किसे किसे कहा जाता है? याद रखिए, चित्तरंजन दास जी को देशबंधु कहा जाता है। किसको कहा जाता है देशबंधु? चित्तरंजन दास जी को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चित्तरंजन दास जी जो थे तो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावित्री देवी को समर्पित है जो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, नोट करिए सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं स्टूडेंट? 10। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में मंडलों की रचना किसने की थी? याद रखिए, विश्वामित्र जी ने ऋग्वेद में मंडलों की रचना की थी। किसने की थी स्टूडेंट? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की जो रचना की थी तो विश्वामित्र जी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, एनाफेज का जो चरण होता है इसमें क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चित्रकूट में स्थित है विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रकूट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? नोट करिए, किस में आता है? निचली दोआब क्षेत्र में आता है। ओके, निचली दोआब क्षेत्र में आता है स्टूडेंट। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, निचली दोआब। ओके, निचली दोआब क्षेत्र में घर आता है ब्रज भाषा बोलने वालों का जो क्षेत्र है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। निचली दोआब के क्षेत्र कौन कौन से हैं? नोट करिए, आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, इंदौर सिटी निचली दोआब के क्षेत्र कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त हैं? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी को प्राप्त हैं। किसे प्राप्त हैं स्टूडेंट? सेबी को, जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्वेश्चन बनता है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? नोट करिए, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए स्टूडेंट। कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? याद रखिए, अब्बास खां शेखानी। कौन था? अब्बास खां शेखानी जो थे दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं थे। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। इन्होंने ही फारसी भाषा में तारीख़ शेरशाही की रचना की थी। अब्बास खां शेखानी ने तारीख़ शेरशाही की फारसी भाषा में रचना की थी। सभी नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारीख़ शेरशाही की रचना फारसी भाषा में किसने की थी? याद रखिए, अभी बताया, अब्बास खां शेखानी ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट? अब्बास खां शेखानी ने तारीख़ शेरशाही की रचना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तबकात नासरी की रचना फारसी भाषा में किसने की थी? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तबकात नासरी की रचना फारसी भाषा में हुई थी और किसने की थी? तो मिनहाज
उस सिराज ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट? मिनहाज उस सिराज ने इसकी रचना की थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये दिल्ली सल्तनत काल के कवि थे। कौन थे? सल्तनत काल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारीख फिरोज शाही व फतवा जहांदारी की रचना फारसी भाषा में हुई थी और किसने की थी? क्वेश्चन पूछा है तो याद रखिए जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने इसकी रचना की थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। तारीख फिरोज शाही व फतवा जहांदारी की रचना किस भाषा में हुई थी? क्वेश्चन पूछता है तो फारसी भाषा में हुई थी और किसने की थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। ये सब सल्तनत काल के ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगामी जनजाति कहाँ निवास करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए नागालैंड में निवास करती है आगामी जनजाति। कहाँ स्टूडेंट? नागालैंड में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड में आगामी जनजाति निवास करती है और ये सिनो तिब्बतन की भाषा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनो तिब्बतन की भाषा किस जनजाति के लोग बोलते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आगामी जनजाति के लोग सिनो तिब्बतन की भाषा बोलते हैं और ये आगामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? नोट करिए, आगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागालैंड में 3 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, नम्बुई नागा, आगामी, मिकिर इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकारे नई त्यौहार फरवरी में किस जनजाति के लोग मनाते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। आगामी जनजाति के लोग सेकारे नई त्यौहार मनाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आगामी जनजाति जो कि नागालैंड में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? याद रखिए कैग के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जिसे हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए जतिन दास की मृत्यु हुई थी। इलाज की मांग करते हुए इन्हें इलाज नहीं दिया गया था। याद रखिए, नोट करिए सभी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जतिन दास जी की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हुई थी। इन पर लाहौर केस चल रहा था। याद रखिए इन पर लाहौर केस चल रहा था, लाहौर केस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नगर पालिका के कूड़े कचरे को एक बड़े फर्नेस में जलाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसिनरेटर कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहा जाता है? इंसिनरेटर। ओके, नोट करिए सभी, इंसिनरेटर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंसिनरेटर। चलिए, सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया था? नोट करिए, याद रखिए तमिल भाषा को सबसे पहले सरकार ने एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, 2004 में से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? नोट करिए स्टूडेंट, रेगुर मिट्टी सूरजमुखी की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने, ऑप्शंस हैं, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग के अलगाव, पूर्ण स्वराज की मांग। याद रखिए ऑप्शन ए इसका राइट होगा। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था कांग्रेस ने।
ओके, ये प्रश्न छोटा भी कर देता है कभी कभी कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। ओके, इनको जो एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल के रूप में इन्हें एक साथ पुनः मंच पर लाने का सफल प्रयास किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार जी ने की थी। सभी इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर एक साथ पुनः लाने का सफल प्रयास किसने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। एनी बेसेंट ने सफल प्रयास किया था गरम दल और नरम दल को एक साथ मंच पर लाने के लिए। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनी बेसेंट ने ही सफल प्रयास किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर एक साथ पुनः लाने का सफल प्रयास किस वर्ष किया गया था? कभी कभी वर्ष भी पूछ देता है, किस सन में किया गया था, तो सन था 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस का, जिसमें गरम दल और नरम दल शामिल थे और इनको मंच पर लाने का सफल प्रयास एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कभी कभी छोटा कर देता है कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है किस वर्ष हुआ था, तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन पूछता है, नोट करिए, कि जो 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिए, अध्यक्षता इसकी अंबिका चरण मजमूदार जी ने की थी। नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बहुत से स्टूडेंट इसको गलत करके आ जाते हैं। याद रखिए, बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है स्टूडेंट? बरसाना। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले किन दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, हो जाती है? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मरकरी और साइनाइड। कौन है स्टूडेंट? मरकरी और साइनाइड के फलस्वरूप पाए जाने पर मृत्यु हो सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। ग्रुप 17 और पीरियड 2 में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। याद रखिए, ग्रुप 17 और पीरियड 2 में स्थित है। या क्वेश्चन पूछता है कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो नोट करिए सभी। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। कितना है? परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का 9 है। ओके स्टूडेंट, कितना है? फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। और फ्लोरीन किस प्रकार का तत्व है, तो ये भी नोट करिए। फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता का तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में किस वर्ष लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को कब्जे में लिया था। ऑप्शन सी इसका इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अवध के शासक वाजिद अली शाह थे, जिनसे उनकी बेगम हजरत महल से पुत्र बिराजिस कादिर का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया था, तो उस समय के अवध के शासक कौन थे? तो नोट करिए सभी, उस समय अवध के शासक वाजिद अली शाह जी थे। कौन थे स्टूडेंट? वाजिद अली शाह जी थे। और क्वेश्चन पूछता है कि बेगम हजरत महल किनकी पत्नी थी, तो अवध के शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल का नाम 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी कांड या षड्यंत्र मामले का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए सभी। काकोरी षड्यंत्र का मामला के संबंध किससे है? याद रखिए, ऑप्शन 20 का राइट होगा। राम प्रसाद बिस्मिल से है। किससे स्टूडेंट? राम प्रसाद बिस्मिल से है काकोरी कांड का संबंध। ओके, काकोरी कांड कब हुआ था? नोट करिए सभी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को
काकोरी कांड हुआ था, जिसमें सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर डाउन को लूटा गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलीपुर बम मामले का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। अलीपुर बम मामले का संबंध अरबिंदो घोष जी से है। किससे स्टूडेंट? अरबिंदो घोष जी से अलीपुर बम मामले का संबंध है। क्वेश्चन पूछता है कि जो अलीपुर बम मामला हुआ था किस वर्ष हुआ था? नोट करिए सभी। अलीपुर बम मामला 18 मई 1908 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 18 मई 1908 ईस्वी को अलीपुर बम मामला हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र केस कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाहौर कांड का मामले जो है किससे संबंध रखता है? लाहौर षड्यंत्र मामले का संबंध किससे है? याद रखिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह से है, जिसमें से ऑप्शन में भगत सिंह दिया है तो भगत सिंह हमारा राइट होगा। ओके, ऑप्शन ए इसका इम्पोर्टेंट सही है। ऑप्शन ए भगत सिंह से संबंध है। इसमें लाहौर जो षड्यंत्र हुआ था इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने केंद्रीय सभा पर बम फेंका था। इसी कारण इन्हें 8 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि लाहौर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो नोट करिए 8 अप्रैल 1929 को लाहौर कांड हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 8 अप्रैल 1929 को लाहौर कांड हुआ था और इसी के चलते इनको भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा हुई थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब हुई थी? याद रखिए 23 मार्च 1931 को। चलिए सभी नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? याद रखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। N2O गैस है। कौन है स्टूडेंट? N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ में स्थापित किया गया है एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया का प्रथम और विश्व का ये द्वितीय है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का दूसरा प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित है? तो याद रखिए लखनऊ में स्थापित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नदी द्वीप कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है। कौन है स्टूडेंट? माजुली द्वीप जो है नदी द्वीप है। माजुली द्वीप पर लगभग डेढ़ लाख के ऊपर की जनसंख्या निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माजुली द्वीप, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। मरुस्थल क्षेत्रों में वायु प्रदूषण होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या है? याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला। अति चराई क्या है स्टूडेंट? अति चराई। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौरा चौरी की घटना जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था किस जिले में घटी थी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि चौरी चौरा घटना किस जिले में घटी थी, तो बार बार पूछा जाने वाला है। याद रखिए गोरखपुर में चौरी चौरा घटना घटी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी चौरी चौरा जो घटना है किस वर्ष घटी थी, तो 5 फरवरी, नोट करिए सभी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी घटना हुई थी, जिसमें से गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। इस क्वेश्चन को छोटा भी करके पूछ देता है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो याद रखिए चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नोट करिए सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? अभी बताया है कि चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना हुई थी। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, स्थगित कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, चौरा चौरी। कौन सा स्टूडेंट? चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ऑप्शन सी इज राइट होगा। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखपुर जिले में हुई थी। सल्तनत काल में कव्वाली की शुरुआत किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। याद रखिए, अमीर खुसरो ने सल्तनत काल में कव्वाली की शुरुआत की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नोट करिए सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल निर्माण का सही समीकरण क्या है? नोट करिए, 2H2 प्लस O2 इसके साथ बनेगा तो 2H2O। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 2H2 प्लस O2 2H2O। नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से अधिकतम दूरी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। माउंट चिम्बोराजो माउंट चिम्बोराजो जो है पर्वत, इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी के केंद्र से अधिकतम दूरी पर है। माउंट चिम्बोराजो। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, माउंट चिम्बोराजो। क्वेश्चन पूछता है कि माउंट चिम्बोराजो जो है इसकी पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई है? तो नोट करिए सभी, 6384 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन छोटा करके पूछ देता है कभी कभी कि माउंट चिम्बोराजो की ऊंचाई पृथ्वी के केंद्र से कितनी है? तो 6384 मीटर की ऊंचाई पर है और ये विषुवत रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि माउंट चिम्बोराजो जो पर्वत है किस रेखा पर है? तो नोट करिए सभी, विषुवत रेखा पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो इक्वाडोर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि माउंट चिम्बोराजो किस राज्य में स्थित है? तो इक्वाडोर राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विषुवत रेखा में इसकी ऊंचाई 6310 मीटर है। चलिए, माउंट चिम्बोराजो पर्वत किस रेखा पर स्थित है? इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। अभी बताया विषुवत रेखा पर स्थित है। कहाँ है? विषुवत रेखा पर स्थित है माउंट चिम्बोराजो। क्वेश्चन पूछता है कि विषुवत रेखा पर इसकी माउंट चिम्बोराजो की ऊंचाई कितनी है? तो 6310 मीटर की ऊंचाई है विषुवत रेखा पर। कितनी स्टूडेंट? 6310 मीटर की ऊंचाई है माउंट चिम्बोराजो की विषुवत रेखा पर। बात करें पृथ्वी के केंद्र से, तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी ऊंचाई है 6384 मीटर। सभी नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। महालवाड़ी प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महालवाड़ी प्रणाली सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य में लागू की गई थी। ऑप्शन बी है, जिसमें गांव के मुखिया को नंबरदार कहा जाता था, ना कि नंबरदार कहा जाता था गांव के मुखिया को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। महालवाड़ी प्रणाली को किस वर्ष लागू किया गया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 1822 ईस्वी में से लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1822 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महालवाड़ी प्रणाली के जन्मदाता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। हाल्ट मैकेंजी हैं। कौन स्टूडेंट? हाल्ट मैकेंजी महालवाड़ी प्रणाली के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया को नंबरदार कहा जाता था, ना कि लंबरदार? नंबरदार किस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया को कहा जाता था? तो अभी क्वेश्चन बताया था कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया को नंबरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था स्टूडेंट? महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया को नंबरदार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। चलिए आगे देखते हैं। 1819 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? क्वेश्चन छोटा करके पूछ देता है कभी कभी कि महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो याद रखिए, हाल्ट मैकेंजी ने ही दी थी। किसने दी थी स्टूडेंट? हाल्ट मैकेंजी ने ही इसकी अवधारणा दी थी।
पूछता है कि महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा कब दी गई थी, तो 1819 ईस्वी में सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी द्वारा दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लागू हुई थी महालवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में, किसने लागू किया था इसे, तो हाल्ट मैकेंजी ने ही लागू किया था। कहाँ लागू हुई थी, उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी, और इसमें गांव के मुखिया को नंबरदार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था पुनः कब लागू की गई थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। 1833 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था पुनः लागू की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, नोट करिए। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। किसे माना जाता है स्टूडेंट, मार्टिन बर्ड को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, नोट करिए सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन दे देता है इटावा, जलेसर, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर। याद रखिए जलेसर जो है इम्पोर्टेंट है, कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। कौन स्टूडेंट, जलेसर। ओके, नोट करिए सभी। जलेसर शहर जो है पूरे विश्व में विख्यात है, जलेसर, जो कि इटावा ज़िले में है। इटावा ज़िले में ही जलेसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। जलेसर जो है इटावा ज़िले में है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, नोट करिए सभी। यांगसे नदी के किनारे पूर्वी चीन सागर में यांगसे नदी जो है पूर्वी चीन सागर बहती है, पूर्वी चीन सागर में बहती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, नोट करिए सभी। पूर्वी चीन सागर में कौन सी नदी बहती है, तो यांगसे नदी बहती है। इस नदी को सभ्यताओं का पालन घर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी को सभ्यताओं का पालन घर कहते हैं, तो यांगसे नदी को सभ्यताओं का पालन घर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये चीन की सबसे बड़ी नदी है। सभ्यताओं का पालन घर किस नदी को कहा जाता है, जैसा कि अभी बताया कि सभ्यताओं का पालन घर यांगसे नदी को कहा जाता है। नोट करिए सभी, यांगसे नदी को सभ्यताओं का पालन घर। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। यह चीन की यांगसे नदी जो है चीन की सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, याद रखिए यांगसे नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है। कौन है स्टूडेंट, यांगसे नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है पीला सागर। कौन है स्टूडेंट, पीला सागर, जो कि ऑप्शंस से भी स्टूडेंट पता भी नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। सभी नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीला सागर चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, याद रखिए, नोट करिए सभी। प्रभावती गुप्ता जो थी गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी। कौन थी स्टूडेंट, प्रभावती गुप्ता जी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, प्रभावती गुप्ता जी। इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रभावती गुप्ता किन की पुत्री थी, नोट करिए सभी। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रभावती गुप्ता जी पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश जो कि महाराष्ट्र में था उस समय, तो रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि प्रभावती गुप्ता जी का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था, तो वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावती गुप्ता किस शासक की पुत्री थी, नोट करिए सभी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी स्टूडेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था, याद रखिए, नोट करिए सभी। वाकाटक वंश से हुआ था। किससे हुआ था, वाकाटक वंश, जो कि उस समय महाराष्ट्र में था। ऑप्शन डी इसका राइट होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ हुआ था? जैसा कि अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था स्टूडेंट? रुद्रसेन द्वितीय। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। सभी नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुद्रसेन द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के कौन सा रंग शून्य के वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश का कौन सा रंग है बताना है आपको कि जो शून्य से वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। नोट करिए सभी। तो लाल रंग जो है सबसे तेज गमन करता है और इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो नोट करिए सभी, लाल रंग। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और इसका तरंग दैर्ध्य लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रंग प्राथमिक रंग है। चलिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो अभी बताया क्वेश्चन स्टूडेंट, लाल रंग का जो अपवर्तनांक है सबसे कम होता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग में हमारा लाल रंग शामिल है। कौन रंग शामिल है स्टूडेंट? लाल रंग प्राथमिक रंग में शामिल है। ऑप्शन ए इसका इंपॉर्टेंट है, नोट करिए सभी। क्वेश्चन पूछता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 7500 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य। सभी नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। विज्ञान की ऑन्कोलॉजी शाखा जो है ट्यूमर के बारे में बताती है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। सभी नोट करिए, ऑन्कोलॉजी। और ये ग्रीक भाषा के ऑन्को शब्द से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेशाब से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? याद रखिए, यूरोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है स्टूडेंट? यूरोलॉजी में पेशाब से संबंधित सभी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, यूरोलॉजी। यूरिन, जिसे यूरिन से पेशाब, तो यूरोलॉजी हो गया पेशाब से संबंधित बीमारियों का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? नोट करिए सभी, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की संरचना का अध्ययन सब किसमें किया जाता है? याद रखिए, ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है स्टूडेंट? ऑस्टियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका इंपॉर्टेंट है, नोट करिए सभी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसका भी अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन भी ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में ही हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, इंपॉर्टेंट है, सभी नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो नोट करिए सभी। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या जो है कितनी होती है? तो याद रखिए, परमाणु संख्या कार्बन की 6 होती है। कितनी होती है स्टूडेंट? परमाणु संख्या कार्बन की 6 होती है। सभी नोट करिए। पूछता है कि कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। क्वेश्चन ऑप्शन में दे देता है कि अधातु कौन सी है, क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है। सभी नोट करिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। कार्बन एक अधातु है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है और इसकी संयोजकता 4 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्रेड सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कभी कभी बेकिंग सोडा ना दे करके पूछ देता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, और पूछ देता है खाने वाले सोडा का, ये ना दे करके खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ देता है। ब्रेड सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ देता है, तो सब एक ही होता है, NaHCO3। क्या होता है स्टूडेंट? NaHCO3 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लखनऊ महोत्सव नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है स्टूडेंट? नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। ऑप्शन
डी इसका राइट होगा। नवंबर दिसंबर में लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1970 ईस्वी में लखनऊ महोत्सव की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। भारत में नवपाषाण काल चित्रकारी गुफा भीमबेटका मिलती है। कहाँ मिलती है स्टूडेंट? भीमबेटका में। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। भीमबेटका में मिलती है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी। क्वेश्चन पूछता है कि भीमबेटका का संबंध किस राज्य से है? तो नोट करिए सभी, भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से। किससे स्टूडेंट? मध्य प्रदेश राज्य से संबंध है भीमबेटका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है, नोट करिए सभी। SBI, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, SBI नाम दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। SBI नाम दिया गया था। और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 30 अप्रैल 1955 को हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 30 अप्रैल 1955 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बैंक है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। और सबसे पुरानी बैंक भी पूछता है, तो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कमर्शियल बैंक यही है, भारतीय स्टेट बैंक, SBI जिसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसे 1955 के बाद ही इसको इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को SBI के रूप में बदल दिया गया था, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी नोट करिए, इंपॉर्टेंट है सभी। भारत में नृत्य और नाटक संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अकादमी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए, नोट करिए सभी। साहित्य अकादमी है। कौन है स्टूडेंट? साहित्य अकादमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, साहित्य अकादमी। क्वेश्चन पूछ देता है, नोट करिए सभी, कि साहित्य अकादमी की शुरुआत कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी की शुरुआत हुई थी 31 मई 1952 को। कब हुई थी स्टूडेंट? साहित्य अकादमी 31 मई 1952 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1952, 31 मई, नोट के सभी, 31 मई 1952 को इसकी शुरुआत दिल्ली के रविंद्र भवन में की गई थी। क्वेश्चन ये भी छोटा सा कर देता है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नोट करिए सभी, दिल्ली के रविंद्र भवन में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह मंत्रालय भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं। संगीत अकादमी की, सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन 83 का गलत हो गया थोड़ा। क्वेश्चन है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अकादमी है? तो साहित्य अकादमी नहीं है, संगीत अकादमी है। कौन है स्टूडेंट? संगीत अकादमी है, नृत्य और नाटक को बढ़ावा देने के लिए। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए सभी, संगीत अकादमी है। संगीत अकादमी की क्वेश्चन पूछता है, संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 31 मई 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। नोट करिए सभी, दिल्ली में हुई थी इसकी संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31 मई 1952 को हुई थी और ये दिल्ली के रविंद्र भवन में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बताया है कि संगीत अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 31 मई 1952 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी इसकी स्थापना, दिल्ली में रविंद्र भवन में हुई थी इसकी स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 मई 1952, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नोट करिए सभी, दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी स्टूडेंट? दिल्ली में हुई थी, दिल्ली के रविंद्र भवन में। कहाँ हुई थी स्टूडेंट? दिल्ली के रविंद्र भवन में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नोट करिए सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए।
12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी? कब हुई थी स्टूडेंट? 12 मार्च 1954। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। 5 अगस्त 1954 को हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 5 अगस्त 1954 को ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? नोट करिए, किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में ड्री त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर स्टूडेंट? अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कृषि उत्सव है अरुणाचल प्रदेश में जो ड्री त्यौहार मनाया जाता है, और ये 5 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाने वाला त्यौहार है। ओके, सभी नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए अकबरनामा के लेखक कौन है? याद रखिए, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। कौन है स्टूडेंट? अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 3 भाग हैं। तीसरा भाग इसका महत्वपूर्ण है, जिसमें आईन अकबरी की व्याख्या की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबरनामा में कितने भाग हैं? याद रखिए, अभी बताया है कि अकबरनामा में 3 भाग हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबरनामा में 3 भाग हैं। चलिए अगला देखते हैं। यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। याद रखिए, उत्तरी सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? उत्तरी सागर में स्थित है यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डॉगर बैंक, उत्तरी सागर। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। चलिए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश किस राज्य की हैं? क्वेश्चन इसका छोटा बन सकता है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिए, लीला सेठ हैं। कौन है स्टूडेंट? लीला सेठ, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश किस राज्य से हैं? तो हिमाचल प्रदेश से। कौन है? लीला सेठ जी। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? अभी बताया है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ जी हैं। कौन है स्टूडेंट? लीला सेठ, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। आगे देखते हैं। कौन सा बैंक भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, नाबार्ड बैंक जो है सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है। नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। किसको? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी, जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2005 में प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 23 सितंबर 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा। आगे देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? नोट करिए सभी। 15 जुलाई 2005 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त भारत समाज, जिसे हम कह सकते हैं फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? याद रखिए स्टूडेंट,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट? वीर सावरकर। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इनकी एक बुक है 1909 में जो प्रकाशित हुई थी, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 के विद्रोह पर लिखी गई इनकी किताब है, 1909 में प्रकाशित हुई थी। नोट करिए सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी है? अभी क्वेश्चन में बताया कि वीर सावरकर जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वीर सावरकर। ऑप्शन 20 का राइट होगा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कब लिखी थी? तो 1909 ईस्वी में। ओके। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1909 ईस्वी में इनकी पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। आगे देखते हैं। पेटागोनिया कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेटागोनिया कहाँ स्थित है पूछा गया प्रश्न है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? अर्जेंटीना में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अर्जेंटीना में पेटागोनिया स्थित है। पेटागोनिया एक प्रदूषित क्षेत्र है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना और चिली पर स्थित है। इसका दक्षिणी भाग एंडीज पर्वतमाला पर है जो मरुस्थल है। इस क्षेत्र पर स्टेपीज घास उगती है। ओके, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? लिखिए, कैलिफोर्निया में बहती है। कहाँ बहती है स्टूडेंट? कैलिफोर्निया में। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। कैलिफोर्निया में शुष्क हवा सांता आना बहती है। इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस के हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नोट करिए। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। किसकी हो गई थी स्टूडेंट? लाला लाजपत राय। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। लाला लाजपत राय। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए सभी। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और शुद्ध जल का जो रंग होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? पूछता है प्रश्न में कि शुद्ध जल रंगहीन गंधहीन युक्त होता है। ओके, आगे देखते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी? नोट करिए सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने निभाई थी? तो महेश चंद्र मेहता ने। किसने निभाई थी स्टूडेंट? महेश चंद्र मेहता ने निभाई थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। महेश चंद्र मेहता जी ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन डी इज राइट है। 1936 ईस्वी में गोल्डन मैन पर्यावरण का पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखिए, महेश चंद्र मेहता जी को 1936 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। क्या मिला था स्टूडेंट? महेश चंद्र जी को 1936 ईस्वी में गोल्डन मैन पर्यावरण का पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। महेश चंद्र मेहता जी। चलिए आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षण संस्थान एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया था? याद रखिए, 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। इसे किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। ये भी पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रमण किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी मुस्लिम आक्रमणकारी ने इस पर आक्रमण किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन इससे एक और बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ओके, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। किसका? बौद्ध शिक्षा का केंद्र। आगे देखते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। पैरेनकाइमा। किसमें? पैरेनकाइमा में
क्लोरोफिल रहता है। किसमें रहता है? पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल रहता है। ओके, आगे देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। याद रखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था स्टूडेंट? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का राइट होगा। और इसे संविधान की समवर्ती सूची में दर्जा मिला है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को किस सूची में रखा गया है? क्वेश्चन पूछता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम संविधान की किस अनुसूची में है? तो समवर्ती सूची में है। आगे देखते हैं। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयत्न किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से? क्वेश्चन पूछा कि 1908 ईस्वी में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कौन थे? तो याद रखिए, ऑप्शन 20 का राइट होगा। किंग्सफोर्ड जो थे कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। जिसके बाद इसमें खुदीराम बोस जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। 1908 ईस्वी में सबसे कम उम्र की आयु में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। 15 वर्ष की आयु थी जब इनको फांसी दी गई थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि खुदीराम बोस जी को फांसी कब दी गई थी? तो 1908 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी खुदीराम बोस जी को। 15 वर्ष, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी। क्वेश्चन ये भी उलट के पूछ देता है कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वो थे खुदीराम बोस जी। ओके, आगे देखते हैं। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? याद रखिए, खुदीराम बोस जी थे। कौन थे स्टूडेंट? खुदीराम बोस जी सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। इनको 15 वर्ष की आयु में ही फांसी की सज़ा दी गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कितनी खुदीराम बोस जी को जब फांसी हुई थी तो कितनी आयु थी उनकी? तो 15 वर्ष की आयु थी। आगे देखते हैं। खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो जैसा कि अभी क्वेश्चन बताया कि 1908 ईस्वी में इनको फांसी की सज़ा हुई थी। ओके, नोट करिए सभी। आगे देखते हैं। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें मड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। अनाज कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? अनाज। ऑप्शन 20 का राइट होगा। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय को विशेष दर्जा दिया है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। किसको दिया स्टूडेंट? उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और इनकी संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा दी गया। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है? याद रखिए, भाग 3 में इनको स्थान दिया गया है। ऑप्शन 20 का राइट होगा, भाग 3। ओके, आगे प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? याद रखिए, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन 20 राइट होगा। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? नोट करिए सभी। तो 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या स्टूडेंट? एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। हमें रोज़ की दिनचर्या में विटामिन सी की 50 से 60 ग्राम आवश्यकता पड़ती है। केवल विटामिन सी ही ऐसा एक तत्व है जो
हमारे शरीर में नहीं रुकता है, डेली इनकी आवश्यकता पड़ती है विटामिन सी की। ओके, क्वेश्चन पूछता है कौन सा रासायनिक पदार्थ जो शरीर में नहीं रुकता है, तो विटामिन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम कौन सा पर्वत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। अरावली पर्वत है। कौन सा है स्टूडेंट? अरावली पर्वत है भारत का प्राचीनतम पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर की है। कितनी है स्टूडेंट? 1722 मीटर की ऊंचाई है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू कहाँ है? क्वेश्चन पूछता है माउंट आबू राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ऑप्शन 20 का राइट होगा। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में हैं? याद रखिए राजस्थान में है। कहाँ है स्टूडेंट? राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन है स्टूडेंट? गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन 20 का राइट होगा, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर के बराबर है। ओके, आगे देखते हैं। ये माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। आगे का अगला क्वेश्चन क्या है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? याद रखिए माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग 1722 मीटर के बराबर है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 1722 मीटर। आगे देखते हैं। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। एल्केन। किसका है? एल्केन। ऑप्शन ए राइट होगा, एल्केन का हाइड्रोकार्बन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो याद रखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आगे देखते हैं। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सघनता कितनी होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। याद रखिए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा। किस राज्य में? नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नागालैंड में राज्य प्रणाली नहीं है, पंचायती राज प्रणाली नहीं है। नागालैंड जो है, नागालैंड राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। क्वेश्चन पूछता पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में इसे लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली का संबंध संविधान के किस भाग से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला। याद रखिए भाग 9 से पंचायती राज प्रणाली का संबंध है। किससे स्टूडेंट? भाग 9 से है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, भाग 9। आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का संबंध दर्शाता है? कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली का संबंध को दर्शाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखिए 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का संबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। टुकड़ों में क्वेश्चन पूछ देता है, रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछता है छोटा छोटा क्वेश्चन करके, तो सभी नोट करिए। आगे देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए 11वीं अनुसूची से। किससे? 11वीं अनुसूची से इनका संबंध है पंचायती राज प्रणाली का। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? याद रखिए पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। कहाँ लागू की गई थी स्टूडेंट? राजस्थान के नागौर जिले में। ओके, आगे देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी? जैसा कि सभी को पता होगा पंचायती राज प्रणाली को 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था स्टूडेंट?
2 अक्टूबर 1959। ऑप्शन डी राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? याद रखिए 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नोट करिए सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? नोट करिए सभी। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया था। कब लागू किया गया था स्टूडेंट? 19 मार्च 1919 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इसमें रोलेट एक्ट क्या था कि इसके अनुसार जब जो भी संदेशपद व्यक्ति था उसको बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। नोट किए सभी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। नोट करिए 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था स्टूडेंट? 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था स्टूडेंट? गांधी इरविन समझौता दिल्ली में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था? याद रखिए दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोट करिए सभी। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1909 ईस्वी में मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट होगा। नोट करिए सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट बिल कब लागू किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोट करिए सभी। इल्बर्ट बिल 2 फरवरी 1883 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था स्टूडेंट? 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल लागू किया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। और क्वेश्चन पूछता है इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में लागू हुई, किस काल में लागू हुआ था? तो इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के काल में लागू हुआ था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। इल्बर्ट बिल किसके काल में लागू किया गया था? या कह सकते हैं इल्बर्ट बिल किस काल में लागू हुआ था? किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में लागू किया गया था। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे छोटी नदी कावेरी नदी। कौन है स्टूडेंट? कावेरी नदी सबसे छोटी नदी मानी जाती है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। कावेरी नदी सबसे छोटी नदी है। क्वेश्चन पूछता है कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 765 किलोमीटर है। कितनी स्टूडेंट? इसकी लंबाई 765 किलोमीटर है कावेरी नदी की लंबाई। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है। जो कि क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी नोट करिए। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट करिए सभी। कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है स्टूडेंट? कृष्णा नदी निकलती है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, कृष्णा नदी। जिसकी कुल लंबाई कितनी है? लंबाई पूछता है कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो कृष्णा नदी की जो लंबाई की बात करें, कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 किलोमीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? क्वेश्चन पूछता है कि अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वत में है। कहाँ है स्टूडेंट? अमरकंटक पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है। क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पहाड़ी में से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखिए नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी स्टूडेंट? नर्मदा नदी। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, नर्मदा नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, जिसकी कुल लंबाई है, लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है स्टूडेंट, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर के बराबर। कितनी स्टूडेंट? 1312 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है।
कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी निकलती है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को ही दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी नदी को ही जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं? तो याद रखिए कावेरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा, कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। कौन थे स्टूडेंट? हरिहर और बुक्का। ऑप्शन 20 का राइट होगा, हरिहर और बुक्का। ओके। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? जैसा कि बताया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा, नोट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। ओके। इब्न बतूता किस वर्ष भारत आया था? तो ये पूछता है इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। ओके। इसका मूल नाम भी पूछता है कि इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम शेख फतेह अबू अब्दुल्ला था। क्या था? शेख फतेह अबू अब्दुल्ला। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। इब्न बतूता किस वर्ष भारत आया था? जैसा कि अभी क्वेश्चन बताया कि इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला क्या है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस में लिपिबद्ध किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस में किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद रखिए। रेहला में। ओके। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस में लिपिबद्ध किया है? तो रेहला में किया है। ओके। अगला क्या है। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इब्न बतूता का मूल नाम क्या था? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में है कि शेख फतेह अबू अब्दुल्ला था इब्न बतूता का मूल नाम। अगला क्वेश्चन है। प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी क्या थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? श्वसन जो है एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऑप्शन 30 का राइट होगा, नोट करिए। अगला देखते हैं। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? याद रखिए, लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। लेखपाल और वीडियो में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। उसे कहा जाता है स्वावलंबन दल। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? स्वावलंबन दल। ऑप्शन 20 का राइट होगा, स्वावलंबन दल। ओके, नोट करिए सभी। आगे देखते हैं। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है स्टूडेंट? पूंजी खपत भत्ता। ओके, नोट करिए। ऑप्शन 20 का राइट होगा, पूंजी खपत भत्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देव नाम प्रिय नाम जो है किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। देव नाम प्रिय जो नाम है अशोक को दिया गया था। किसे दिया गया था स्टूडेंट? अशोक को दिया गया था। ऑप्शन 20 का राइट होगा, देव नाम प्रिय अशोक को दिया गया था। प्रियदर्शनी नाम भी अशोक को दिया गया था। बुद्ध शाक्य नाम भी अशोक को ही दिया गया था। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी नोट करिए। आगे देखते हैं। निम्न में किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था?
महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए सभी। सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला स्थित था। सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला स्थित था। ऑप्शन 20 का राइट होगा, सिंधु और झेलम, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में तक्षशिला गांधार की राजधानी हुआ करती थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा था, माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का तोता या तूतिया ए हिंद किसे कहा जाता है? याद रखिए, अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतिया ए हिंद कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। किसके दरबार में स्टूडेंट? अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन 20 का राइट होगा। नोट करिए सभी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? याद रखिए, भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और अप्रगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए स्टूडेंट। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो याद रखिए, लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। तो याद रखिए, पायरोफाइलाइट जो है एक गैर धात्विक खनिज है। कौन स्टूडेंट? पायरोफाइलाइट। ऑप्शन 20 का राइट होगा, पायरोफाइलाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्टूडेंट कोलकाता में। कहाँ है स्टूडेंट? कोलकाता। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नोट करिए सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए गए हैं स्टूडेंट। बताइए, भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर, उड़ीसा, नागपुर में। कहाँ है स्टूडेंट? नागपुर, महाराष्ट्र में। ओके, नोट करिए। ऑप्शन 20 का राइट होगा, नागपुर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। भारत में बॉक्साइट और क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, नोट करिए। उड़ीसा राज्य में होता है। किस राज्य में होता है स्टूडेंट? उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट और क्रोमाइट का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है। बंगाल विभाजन का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? बताइए स्टूडेंट, बंगाल विभाजन का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? याद रखिए, बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लिया गया था। कब लिया गया था? 20 जुलाई 1905। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो याद रखिए, भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। कहाँ से स्टूडेंट? भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। ओके, नोट करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, भारत और सऊदी अरब। क्वेश्चन पूछता, भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ओके, पूछता है भारत के जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है कौन से हैं? याद रखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है। कितने डिग्री पर? 23.1/2 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर स्थित है, ये भी पूछता है, तो नोट करिए सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? बताइए स्टूडेंट। महाराष्ट्र में जो 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर स्थापित गुप्त साम्राज्य था, उसे क्या कहा जाता था? याद रखिए उसे मित्र मेला कहा जाता था। क्या कहा जाता था स्टूडेंट? मित्र मेला। ऑप्शन ए राइट होगा। नोट करिए सभी, मित्र मेला कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? श्रीरंगपट्टनम में जो लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नोट करिए सभी। इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुए थे। कौन हुए थे स्टूडेंट? टीपू सुल्तान जी पराजित हुए थे, जो कि ये मसूर और आंगल मसूर का तृतीय युद्ध था। कौन था स्टूडेंट? मसूर आंगल का तृतीय युद्ध था श्रीरंगपट्टनम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? याद रखिए 18 मार्च 1792 में हुई थी। इसकी संधि कब हुई थी स्टूडेंट? 18 मार्च 1792 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? याद रखिए ऑप्शन बी इसका राइट होगा। राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे स्टूडेंट? राजा महेंद्र प्रताप थे एकमात्र राजा जो बाहर और भीतर की सक्रिय क्रांतिकारी भूमिका निभा रहे थे। कौन थे स्टूडेंट? राजा महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? बताइए स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण कहाँ स्थित है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण आलमबाग लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? आलमबाग लखनऊ। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आलमबाग लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान को क्या माना जाता है? तो याद रखिए भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मकता माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। सभी नोट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं स्टूडेंट, नोट करिए सभी। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो याद करिए। याद रखिए 12 नवंबर 1930 से शुरू होकर 19 जनवरी 1931 तक चला था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। क्वेश्चन पूछता है, अति महत्वपूर्ण पूछता है कि जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? याद रखिए प्रतिनिधियों की संख्या भी पूछता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है 89। याद रखिए 89 प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? 89। और इसमें एक सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो याद रखिए दलितों की तरफ से बाबा साहेब ने भाग लिया था। ओके, भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि आपका जो कमेंट है हमारे लिए उत्साहित वर्धन होता है
धन्यवाद।